जय हिंद दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण सीरीज का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके पीसीएस में देखेंगे तो बहुत अधिक पूछा जाता है, अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ देखेंगे एग्रीकल्चर साइंस को और विस्तार से हम डिटेल से समझते हुए चलेंगे। वन लाइनर टाइप का रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ में हम कॉन्सेप्ट भी देते हुए चलेंगे। खास करके देखेंगे तो बीपीएससी हो गया, जेपीएससी में तो 8-10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस में कुछ बायोलॉजी का भी पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे डबल इसका बेनिफिट होता है कि आपका साइंस का अगर बॉटनी साइड देखेंगे, मतलब आप अगर विज्ञान पढ़ते हैं तो एक मानव विज्ञान होता है और एक पादप विज्ञान होता है। तो पादप विज्ञान का पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी में भी हेल्प करेगा और एक कृषि विज्ञान अलग पार्ट होता है तो वहाँ भी हेल्प करेगा। तो डबल जगह पे ये फ़ायदा आपको देगा। तो खास करके पीसीएस में इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हम वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे और कुछ एडिशनल फैक्ट भी हम बताते हुए चलेंगे, तो आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक लाभ मिल सकता है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, वो हर जगह पर आपको काम देगा। मतलब जिसके अंत में कल्चर लगा रहेगा, जैसे एग्रीकल्चर है तो अंत में कल्चर लगा हुआ है, इसका मतलब जिसके अंत में कल्चर लगा रहेगा वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। और जिसके अंत में वाई लगा रहेगा वो होता है ग्रीक भाषा का शब्द। जैसे इकोनॉमी, तो कहने का मतलब है कि उसमें वाई लगा हुआ है तो वो ग्रीक भाषा का होगा। और जिसमें आपका लगा रहेगा क्या, कल्चर, ठीक है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। तो इसका बेनिफिट आपको कहीं और मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसके अंत में कल्चर लगा रहेगा वो लैटिन भाषा का होगा। और जिसके अंत में वाई लगा रहेगा तो आपको पूछेगा किस भाषा का है, तो उसमें आप मार दीजिएगा ग्रीक भाषा का। बायोलॉजी, तो वो ग्रीक भाषा का हो जाएगा क्योंकि वाई लास्ट में लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में रखिएगा। आपका क्वेश्चन जो है वो साइंस में जब आप अध्ययन पढ़ेंगे वहाँ पर ये अच्छा काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। अब इसको समझिए डिटेल से। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, तो उत्तराखंड में कैसे हुआ वो हम डिटेल से बता देते हैं। कहने का मतलब जब ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन हुआ क्या कि ये 1960 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 17 नवंबर 1960 ईस्वी को स्थापित किया गया था। उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। लेकिन हुआ क्या कि जब 2000 ईस्वी में उत्तराखंड अलग राज्य बना उत्तर प्रदेश से कट करके, तो इसका नाम जो है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कर दिया गया। और ये जो है वो पंतनगर एक क्षेत्र है उत्तराखंड का, उस क्षेत्र में चला गया। मतलब कि अब जो है ये उत्तर प्रदेश का हिस्से में नहीं आता है, अब जो है ये उत्तराखंड के हिस्से में आता है। लेकिन इसका नाम जो है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अब बोलिएगा कि ये क्यों नाम रखा गया है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय? क्योंकि ये जो गोविंद बल्लभ पंत थे ना, वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इसीलिए इनके नाम पर ये विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 17 नवंबर 1960 ईस्वी को इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और ये विश्वविद्यालय का नाम जो है वर्तमान में गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय है वर्तमान में। और जो इसको जो है अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है कि हरित क्रांति का अग्रदूत इस विश्वविद्यालय को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि हरित क्रांति का अग्रदूत किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है, तो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा वर्गीस कुरियन को विश्व में कहते हैं, ठीक है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गार्ड ने दिया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं? वर्गीस कुरियन को कहते हैं। आप लोग बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? MS स्वामीनाथन को कहते हैं। सोम्या स्वामीनाथन के पिता हैं वो। अगर ये सीरीज़ आप लोग को पसंद आए तो थोड़ा अपने दोस्तों तक इसको शेयर किया कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा हम लोग को पढ़ाने में मोटिवेशन मिलता है, कि जिसमें लोग अगर देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि पढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो फिर हम लोग अपना पढ़ना चालू कर देते, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप लोग का देखें अभी फीडबैक पीछे अच्छा मिल रहा था तो हम लोग इसको कंटिन्यू किए हैं, आगे बढ़ाएं। लेकिन थोड़ा आप लोग का सहयोग चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा, दिखेगा कि नहीं वीडियो अच्छा चल रहा है और लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं, तो हम इस सीरीज़ को फिर आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोग का थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो दिल्ली में स्थित है। इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि ये कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, अगर आप सुने होंगे इसका नाम पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम दिया जाता है। आखिर इसका नाम पूसा क्यों पड़ा? पूसा तो यहाँ नहीं है, पूसा तो बिहार में है। तो देखिए, अगर यहाँ अच्छे से समझेंगे तो कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना पूसा बिहार में की गई थी। ठीक है, कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना पूसा बिहार में किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि बिहार में पता है आप सबको कि यहाँ भूकंप बहुत आता है। तो 1935 ईस्वी में यहाँ भूकंप आया था। अब भूकंप आने के बाद क्या हुआ कि ये भवन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया पूरी तरीक़ा से। पूसा में जो कृषि अनुसंधान परिषद था वो पूरी तरीक़ा से उसका भवन जो है क्षतिग्रस्त हो गया भूकंप से। तो इसी जो पूसा अनुसंधान परिषद है उसको ले जाया गया दिल्ली, और ये इसका जो दिल्ली में है स्थान उसको भी नाम पूसा रख दिया गया। लेकिन ये कृषि अनुसंधान संस्थान वही है जो बिहार में स्थापित किया गया था पूसा में। अब बात हुआ कि जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुआ था बिहार में, अब उसको फिर से रिपेयरिंग किया गया पूरी तरीक़ा से, और रिपेयर करके वहाँ पे स्थापित किया गया राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय 1970 में। तो अगर अभी पूछेगा कि जो बिहार में पूसा था वहाँ पर किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है, तो कृषि के लिए है एक विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। 1970 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया है उसी स्थान पर जहाँ पर कृषि अनुसंधान परिषद था, जो अभी वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ठीक है, ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान भी दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कृषि किस सूची का विषय है? कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसको ध्यान में रखिएगा, कृषि किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। देखिए, मतलब भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, उसमें एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। इसके अंतर्गत जैसे विदेशी संबंध होता है, उस पर अगर बात किया जाए तो कानून बनाने का या वहाँ पे संबंध जो है वो केंद्र स्थापित करती है। डाक तार व्यवस्था ये केंद्र के अंतर्गत आता है। संचार व्यवस्था जो है अगर देखा जाए तो जो शेयर बाज़ार है वो भी केंद्र के अंतर्गत आता है। सुरक्षा जो है, रक्षा, ये सब आता है किस में? तो केंद्र सूची में आता है। फिर उसके बाद जनगणना जो है वो आता है कहाँ पे? तो ये आता है समवर्ती, ये संघ सूची का विषय है। तो जनगणना याद रखिएगा, शेयर बाज़ार, विदेशी संबंध, इंटरनेशनल जितना रिलेशन है वो सब संघ सूची का विषय है। इसमें राज्य कुछ भी नहीं करती है। इसमें राज्य सूची उसको कहते हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे पुलिस व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आता है, न्याय व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आता है, कृषि जो है वो राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे कृषि उऋषि जो है ये सब आता है राज्य सूची का विषय में। समवर्ती सूची में बोला जाता है कि मतलब इसमें राज्य सरकार और केंद्र दोनों मिलकर काम करती है, तो ये समवर्ती सूची का विषय होता है। इसमें शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तौल, ठीक है, और एक है जनसंख्या यहाँ रखा गया समवर्ती सूची में। देखिए, जनगणना जो है वो रखा गया किसमें? संघ सूची में। लेकिन जनसंख्या बोला जाए तो समवर्ती सूची का विषय होता है जनसंख्या। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करती है, तो समवर्ती सूची में आता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज सब लोग होते हैं कि जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना जो है वो आपका आता है केंद्र सूची का, मतलब संघ सूची का विषय में आता है।
केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और अगर जनसंख्या पूछा जाए तो ये समवर्ती सूची का विषय आता है, इसमें दोनों मिलकर विचार करते हैं, राज्य और केंद्र। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कृषि का बात आया तो कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ देख लेते हैं। जैसे भारत में लगभग 52% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, 52% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, लेकिन लगभग जीडीपी में देखेंगे तो 17.5% 17% जो है कृषि का हिस्सा बनता है। मतलब कृषि में का जो देखा जाए तो आधा लोग कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी जो भारत का है उसमें देखा जाए तो मतलब कृषि का योगदान जो है वो कम है। मतलब आज़ादी के समय में लगभग 50% जीडीपी का योगदान हुआ करता था, मतलब कृषि का जीडीपी में, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो योगदान घटते ही जा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे घट रहा है और कृषि में देखा जाए तो गिरावट आते जा रहा है, और तीसरा सेक्टर का योगदान जीडीपी में बढ़ रहा है। ऐसे बोला जाता है कि अगर इस तरह की स्थिति है तो ये विकसित की ओर बढ़ रहा है, इसका पहचान है। लेकिन कहीं न कहीं कृषि जो है पिछड़ता जा रहा है, इसका योगदान घटता जा रहा है, लोगों का इस क्षेत्र में जो है वो जाना कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान की ज़रूरत है। अभी 52% लोग कृषि में लगा हुआ है, 52% लगा हुआ है, लेकिन योगदान जीडीपी में कम है। यहीं पर देखेंगे चाइना में 11% लोग करता है। अगल बगल का भी थोड़ा सा स्थिति जानना सही है। चाइना में मतलब 11%, कनाडा में 5% और यूएसए मतलब अमेरिका में 20% भाग पर कृषि कार्य होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कहाँ कहाँ कितना होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इसमें स्वतंत्र भारत में पहला जो कृषि मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? देखिए, कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे वो अगर क्वेश्चन पूछता राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री अगर पूछा जाए तो पंजाब राव देशमुख थे। ठीक है, पंजाब राव देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। और ये पूछेगा कृषि और खाद्यान्न मंत्री जो थे वो कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक हम सीक्वेंस में बताने का प्रयास कर रहे हैं, एडिशनल फैक्ट जो बता रहे हैं उसको लिखते चलिएगा, और लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका खुद का नोट्स बनेगा और वो बहुत काम करेगा, खुद आप उसको अच्छे से समझ सकिएगा। और कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग 2 4 5 पेन से उसको लिखिए, नहीं, आप एक ही पेन से लिखिए, अपने भाषा में लिखिए कि आपका नोट्स कम से कम आप पढ़ सके और समझ सके, और कोई पढ़े या ना पढ़े आप समझ सके, ऐसा बनाइए। आप अगर अपना पीसीएस दे रहे हैं, अगर मान लेते हैं जेपीएससी ही दे रहे हैं, तो जेपीएससी में 7 से 8 नंबर यहाँ से पूछेगा। 6 नंबर तो सिलेबस में लिखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका 2 नंबर बायोलॉजी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, तो कुल मिलाकर 7-8 नंबर से ऊपर हो जाता है। तो अच्छे से एग्रीकल्चर पढ़िए, लंबा चलेगा ये, लेकिन आप लोग को हम इसी वे में पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम बोर्ड पर खड़ा होकर भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार बाजरा किस प्रकार का फसल है? देखिए, ज्वार बाजरा जो है वो खरीफ फसल है। भारत में फसलों का जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल, एक जायद फसल होता है। अब यहाँ पे रबी फसल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, खरीफ फसल को देखेंगे और जायद फसल क्या होता है। यहाँ से केवल यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आलू किस टाइप का फसल है, चावल किस टाइप का फसल है, मक्का किस टाइप का फसल है, तरबूज किस प्रकार का फसल है, ये पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका उत्पादन कब होता है। अगर आप रियल में किसान के बेटे हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ये नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप टाउन में रहते हैं, कभी कृषि एग्रीकल्चर को नहीं देखें नज़दीकी से, तो आपको नहीं समझ आएगा कि किस टाइप का फसल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जैसे रबी फसल जो होता है ना वो शीतकालीन होता है। रबी मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का किरण कब प्यारा लगता है, तो ठंडे के समय में। तो शीत ऋतु में, शीत ऋतु मतलब ठंडे के समय में जो फसल होता है उसी को हम रबी फसल कहते हैं। इसकी बुआई जो होती है अक्टूबर में होता है,
मतलब अक्टूबर नवंबर में होता है ठंडा के समय में, और जनवरी फरवरी में काट लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रबी फसल शीत ऋतु में होता है, अक्टूबर में इसको बोया जाता है और जनवरी फरवरी में काट लिया जाता है। अब इसमें कौन से फसल आते हैं, तो जितने भी ठंडी की फसल हैं सब आएंगे। जैसे सरसों हो गया, आलू जो हो गया वो इसी में आएगा, गन्ना हो गया इसी में आएगा। गन्ना तो सालों भर होता है लेकिन लगता इसी समय है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो गेहूँ हो गया, फिर उसके बाद जौ हो गया, चना हो गया, ठीक है, मटर भी इसमें आ जाएगा। तो ये सब जो है शीत ऋतु में होते हैं, ठंडे में होते हैं, इनको पानी की थोड़ी कमी मतलब कम ज़रूरत पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से खरीफ फसल का बोला जाए तो खरीफ फसल बरसाती फसल को कहते हैं, वर्षा ऋतु में होता है खरीफ फसल, ठीक है, और ये जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर में काट लिया जाता है। जून में इसको बोया जाता है, जब मानसून का प्रवेश भारत में हो जाता है जून में तो बोया जाता है, और अक्टूबर तक इसको काट लिया जाता है। इसमें जैसे है उड़द आएगा, ठीक है, उसके बाद चावल, धान की खेती जो है वो इसी समय होता है। भारत में मुख्य फसल है धान, ठीक है, झारखंड का भी मुख्य फसल धान है, बिहार का भी देखा जाए तो धान ही है, बंगाल का भी धान ही है, ये साइड जो है पानी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है चावल का हो गया, चावल हो गया, उड़द हो गया, मक्का भी इसी में होगा, ज्वार भी होता है, बाजरा भी होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ज्वार बाजरा किस प्रकार का फसल है, तो ये खरीफ फसल है। ज्वार बाजरा हो गया, सोयाबीन, सोया स्टेट किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोलते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और मूंगफली भी मतलब आपका खरीफ फसल में आता है। मूंगफली पूछता है, बहुत बार पूछा है, तो मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, मक्का, चावल, उड़द, उसके बाद ये सब जितना हो गया कहाँ पर आएगा, खरीफ फसल में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मुख्य फसल चावल और गेहूं और मक्का होता है, लेकिन चावल और मक्का जो है वो खरीफ फसल है, और एक मुख्य फसल में गेहूं जो है वो आपका रबी फसल में आ जाता है, जो ठंडी समय में होता है, इसको पानी थोड़ा कम ज़रूरत पड़ता है। एक होता है जायद फसल। जायद फसल जो है वो गर्मा फसल इसको बोलते हैं। कहने का मतलब जनवरी फरवरी के बाद इसको बोया जाता है, फरवरी में बोया जाता है, और ये गर्मी के समय में होता है, मतलब कि मार्च अप्रैल में ये होता है ज़्यादातर। तो देखिएगा आपको खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब जो लौकी, ये सब आपको गर्मी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये गर्मी में ही बोया जाता है, 1-2 महीना के अंदर इसको काट लिया जाता है। तो ये सब पानी भरा हुआ रहता है इसमें, मतलब फल में। जैसे ककड़ी में देखेंगे तो पानी भरा होता है, खीरा में देखेंगे तो पानी होता है, तरबूज में भी होता है, लौकी में भी उसी तरह का अंदर में पानी होता है। तो ये फसलें जो हैं वो जायद फसल होता है, जिसको हम गर्मा फसल कहते हैं। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। आपको केवल याद रखना है कि किस समय कौन सा फसल होता है और किसके अंतर्गत होता है। रबी फसल में कौन कौन आता है, फिर उसके बाद खरीफ में कौन आता है, जायद में कौन आता है। तो इसको लिख लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। केरल में झूम कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। पहले आप समझिए कि झूम कृषि होता क्या है। देखिए, झूम कृषि उसको कहते हैं जहाँ पे पहले से खेती किया गया हो और फिर उसके बाद वो ज़मीन जो है वो उर्वरक शक्ति उसका ख़त्म हो जाता है, तो फिर से कहीं जंगल को साफ करके और फिर से वहाँ पर खेती किया जाता है दूसरे जगह। कहने का मतलब इसको हस्तांतरित कृषि कहते हैं। मतलब एक जगह जंगल को साफ किया गया, कृषि किया गया, फिर वहाँ ना करके किसी और जगह जंगल को साफ किया गया और वहाँ किया गया। तो इस तरह का कृषि जो हस्तांतरित कृषि होता है, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं झूम कृषि। तो झूम कृषि को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो केरल में झूम कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। इस तरह का जो कृषि है ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगा। जो 7 सिस्टर वाला राज्य है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ देखने को ज़्यादातर आपको झूम कृषि मिलेगा।
इसीलिए यहाँ पे वनों का जो क्षेत्र है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। इसका बताया गया है ठोस रीजन कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो होता है, झूम कृषि, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे जंगल थोड़ा कम हो रहा है। तो ये झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे असम में इसको झूम कृषि को झूम कृषि ही बोला जाता है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, मतलब बुंदेलखंड में जाएंगे तो मेवात के नाम से जाना जाता है, डेहियार के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से बस्तर आप जानते हो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, तो बस्तर क्षेत्र में जाएंगे तो इसको दीपा के नाम से जानते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में इसको दीपा के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान में जाएंगे तो बत्रा के नाम से इसको जानते हैं, ये झूम कृषि को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे जाएंगे तो केरल में तो बता दिए कुमारी के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में कमान के नाम से जानते हैं, कमान के नाम से जानते हैं इसी को, झूम कृषि को। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अगर कुछ देश में भी पूछा जाए तो कहने का मतलब, अगर मध्य एशिया में देखेंगे तो मिलिया के नाम से जानते हैं। मध्य अमेरिका में, सॉरी एशिया में नहीं, मध्य अमेरिका में इसे मिलिया के नाम से जानते हैं। ग्वाटेमाला क्षेत्र में इसको इलायची बोला जाता है। श्रीलंका में चिन्ना बोला जाता है। ठीक है, कांगो बेसिन में मसाले बोला जाता है। म्यांमार जो हमारे साथ लगा हुआ है उस वहाँ पे दुधा बोला जाता है कृषि को, झूम कृषि को। वियतनाम क्षेत्र में रे के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिएगा, लिख लीजिए इसको। आप लोग हमेशा बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, ये सब लिखिए। एक्चुअली में मेरे पास थोड़ा सा लिखने का व्यवस्था नहीं है, मेरे पास उस तरह का मतलब अभी उतना अवेलेबल नहीं हो पाया है कि हम इसको लिख सके। कहने का मतलब उतना टेक्निकल सारे चीज़ें मेरे पास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप लोग का सहयोग कोऑपरेट होगा तो हम सब कुछ व्यवस्था धीरे धीरे कर रहे हैं जिसमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। वैसे हम इस चीज़ों को बोर्ड में खड़ा होकर भी पढ़ा सकते हैं, लिख कर भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग उस तरह से पढ़िएगा तो, अगर आप उस तरह का पढ़ना पसंद करते हैं कि नहीं आप खड़ा होकर के एक एक चीज़ को समझा करके और लिख लिख कर पढ़ाइए, तो हम उस तरह का भी तैयार हैं। आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि इस तरह का ठीक है जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, या फिर आप उस तरह से पढ़ना पसंद करेंगे जैसे हम बोर्ड पर खड़ा होकर के और चीज़ों को लिख करके पढ़ाएं। जैसे आप लोग को पसंद लगे एक बार हमको कमेंट करके बताइएगा, हम फिर उसी तरह से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबड़ का जन्म किस देश में हुआ है? तो रबड़ का जो जन्म है वो ब्राज़ील देश में हुआ है। तो कुछ फसलों का जन्म स्थली को देख लेते हैं, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए रबड़ जो है उसका जन्म कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील आपको पता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये आपका एक देश है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कुछ जन्मस्थली कुछ देश को देख लेते हैं। तो जैसे अगर धान का पूछेगा तो धान का जन्मस्थली मेहरगढ़ का क्षेत्र जो पाकिस्तान में है वहाँ पे है। ठीक है, मक्का अगर बोले भारत में जन्मभूमि इसका बोले तो मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है जिसको हम सोया स्टेट बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे है, याद रखिएगा मक्का मध्य प्रदेश में क्षेत्र में होता है। लेकिन अगर विश्व में बोला जाए तो मैक्सिको में। मक्का जो है भारत में इसका जन्मभूमि बोला जाता है मध्य प्रदेश, और विश्व में बोला जाता है कहाँ पे? मैक्सिको। ये उत्तरी अमेरिका महादेश का एक देश है मैक्सिको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। गेहूं का बोले तो मध्य एशिया इसका मतलब जन्मभूमि है। उसके बाद मतलब अगर तंबाकू को बोला जाए तो तंबाकू जो है वो दक्षिण अमेरिका का ही देश ब्राज़ील के क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। रबड़ का तो बता दिए, ये आपका हो गया ब्राज़ील। उड़द है इसका जन्मभूमि भारत को बोला जाता है। तो जितना हम बोले बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, खास करके आपको ये क्वेश्चन पूछेगा मक्का का जन्मभूमि कहाँ है? तो मैक्सिको बताइएगा। विश्व स्तर पर भारत में पूछेगा तो मध्य प्रदेश बोलिएगा। और तंबाकू बहुत बार पूछता है क्योंकि भारत में देखिएगा तंबाकू धीरे धीरे बैन किया जा रहा है, तो बिहार में खास करके ये बंद है पूरा तरीका से। ठीक है, तो तंबाकू जो होता है ये चर्चे का विषय होता है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये
दक्षिण अमेरिका का ही ब्राज़ील क्षेत्र में हुआ है। गेहूं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल भी आपका महत्वपूर्ण है। तो इन फसलों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर का संबंध जो है वो केचुआ के उत्पादन से है, केचुआ से संबंधित है। कहने का मतलब किसान का मित्र जो है वो केचुआ को कहा जाता है। आपको दिमाग में रखना है कि ये केचुआ ऐसा जीव है जिसका आँख नहीं होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका आँख नहीं होता है। केचुआ जो है इसका आँख नहीं होता है, ठीक है। और ये किसान का मित्र बोला जाता है क्योंकि खेतों में जब ये होता है तो क्या करता है कि मिट्टी को खाता है और फिर उसके बाद ये मिट्टी को जब एग्जिट करता है तो क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन और सूर्य का प्रकाश पूरी तरीक़ा से मिलता है और जिससे कि उर्वरा शक्ति जो है खेत का बढ़ जाता है। इसीलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ का। तो कहने का मतलब ये केचुआ का खेती, एक प्रकार से केचुआ का अध्ययन, ये सब कहलाता है वर्मी कल्चर, ठीक है। इसी तरह से कुछ और है, इसको दिमाग में रखिएगा। जैसे रेशम कीट का अध्ययन, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खियों का अध्ययन एपी कल्चर। फिर उसके बाद फूलों का खेती जो होता है उसको कहते हैं हम फ्लोरिकल्चर। उसके बाद मत्स्य पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। अंगूर का उत्पादन जो होता है उसका बीटी कल्चर होता है। केचुआ का वर्मी कल्चर हो ही गया। फल जो उसका उत्पादन होता है उसको कहते हैं फोमोकल्चर, ठीक है। सब्जी का होता है ओलेरी कल्चर। इसके बाद आपका हो गया बगानी का, हो गया हॉर्टिकल्चर। हवा में जो हम पौधा उगाते हैं उसको कहते हैं एरोपोटिक्स और पानी में जिसको उगाते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोपोटिक्स, ठीक है। तो हाइड्रोपोटिक्स पानी वाला हो गया, एरोपोटिक्स हो गया हवा वाला। वर्मी कल्चर किसको कहते हैं? तो ये केचुआ से संबंधित है, अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, खेती को कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कहने का मतलब एग्रीकल्चर साइंस का जो ये पार्ट हम स्टार्ट किए हैं ये कैसा लगा, थोड़ा एक बार रिस्पॉन्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा सा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा जिससे कि हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और पूरा एग्रीकल्चर साइंस से जितना भी क्वेश्चन आता है इससे कुछ भी बाहर नहीं होगा। बस आप लोग एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आप लोग को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो अगर चलिए अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।